मतलब आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24 मगरबी बंगाल का इलेक्शन अब एक्टिव मूड में है और हम लोग देख रहे हैं कि बस साल इस बिहार इलेक्शन के बाद मगरबी बंगाल में इलेक्शन का भी बिगुल बच जाएगा। आज हमारे दरमियान में एक ऐसा रहनुमा है जो एक शख्स नहीं बल्कि शख्सियत है और इनके हवाले से तो घंटों बातें की जा सकती है। बेबाक हैं, निडर है और अपनी बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं। आ जाइए उनसे मुलाकात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2026 की इलेक्शन है, उस इलेक्शन में उनकी रणनीति क्या है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। थैंक यू। हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, क्या क्या नाम हुआ आपका और आपने अपनी सियासी सफ़र कब शुरू की थी? मेरा नाम शाहिद परवेज़ है। वैसे शहर के कमोबेश ज़्यादातर लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन हमेशा एक एम लेकर किया था कि हम सोशल काम करेंगे। यही मेरा जीवन का शुरुआत था। एक प्लेटफॉर्म होता है राजनीति करने के लिए, तो मैं कांग्रेस पार्टी से तृणमूल कांग्रेस में सिर्फ इस मकसद से आया था कि बंगाल का तारीख में बीजेपी जिस तरह से माहौल खड़ा करके बंगाल को कब्जा करने का जो ख्वाब देख रहा था, हम सोचा कि अगर इस दौरान अगर हम उसके साथ नहीं खड़ा हुआ तो आने वाला जनरेशन हमको वो बोलेगा जिस वक्त दीदी एक ऐसे हालात से जंग कर रही थी कि उस हालात में तो आप पापा आप थे कि नहीं, या मेरा पोता पूछेगा तो हम बोलेंगे बेटा उस हालात में हमने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस जो असल मानों में ज़मीनी स्तर से बंगाल की राजनीति का एक अहम किरदार अदा करने वाली हमारी चीफ मिनिस्टर, हम तमाम बंगाल के रहनुमा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, हम तमाम लोगों को चाहने वाला चाहिता जो लोग सेकुलर को पसंद करते हैं उसकी नेता ममता बनर्जी को देखते हुए हमने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया। और मेरा ख्वाब यही रहा कि हम जहाँ जहाँ मेरे पार्टी का वोट माइनस हो रहा है, हम अपने तरीके से वहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं कि पार्टी किसी की जागीर नहीं, ये ममता बनर्जी का ओनली वन मैन आर्मी ममता बनर्जी है। आप उनको देख कर वोट दीजिए। ये आदमी कल हमारे साथ में है, कल किसी और पार्टी में चला जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी जिस पार्टी से बनाई है उसी पार्टी का चीफ भी है और हमेशा तक रहेगी। हम ममता बनर्जी को देखकर पार्टी करते हैं। कौन लोग किधर जाता है उससे हमको कोई, मैं पार्टी के संविधान के हैसियत से मैं अपने नेताओं को इज्जत करूंगा, लेकिन उस हद तक जब तक वो पार्टी का वफादार रहेगा। अगर वो पार्टी में रहकर तो शायद वो तो आपका अपना मोटिव है, लेकिन चूंकि आप एक्टिव है, टीम से आपको मोहब्बत है, हमने इलेक्शन में देखा आप मेहनत भी करते हैं, लेकिन जब अपने लोग भी बदनाम करते हैं, आप भी छीटा कसी करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, दिल दुखता है, तकलीफ होता है? दिल बहुत दुखता है, लेकिन दुखते दुखते तो हम यहाँ तक पहुँचा है। ये तो उस दौर से दिल दुख रहा है जब से हम राजनीति का जीवन में हमेशा उस जगह पर खड़ा हुआ जहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा होता था, चाहे वो गुंडा हो, माफिया हो। सीपीएम के दौर में हमने वो रोल अदा किया है। शहर के लोग अभी जिंदा हैं, कम से कम मेरे लिए गवाह देने के लिए कि हमने बूथ पर अकेला ईस्टर्न स्कूल में सिर्फ वाहिद हम कांग्रेस का देते, अब बोल्डली उस बाजार का गुंडा को, सीपीएम का गुंडा को अकेला खड़ा होकर उसका बूथ कैप्चरिंग करने देते हैं। आज भी आसनसोल शहर में इस बात का गवाह है। नहीं, वो तो हकीकत हम लोगों ने देखा कि अपनी बातों को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं, क्योंकि आपने एक सियासत में एक लंबा सफ़र तय किया। सियासत में और चमचागिरी में क्या फ़र्क है? चमचागिरी तो मेरी माँ जब मेरे को दूध पिलाती थी ना, जैसे अपने फूफू से या अपने वालिद साहब से इस बात का जब हमको जानकारी मिला कि हम बड़ा ज़िद्दी थे, और हर कोई ज़िद्दी होता है, कोई एक्सपोज होता है, कोई नहीं होता है, लेकिन हम बहुत ज़िद्दी थे और हम हर वो चीज़ जो अपनी माँ से मांगते थे तो मेरे वालिद साहब उसको पूरा कर देते हैं। और मैं अपने वालिद और अपनी माँ का जो किरदार जो मेरे साथ मेरा रहा बड़ा अहम रहा है। और मेरी माँ बड़ी खुददार थी, सबकी माँ होगी, मैं अपनी माँ का तारीफ इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरी माँ बड़ी खुददार थी और मेरा बाप बहुत ईमानदार वफादार भी था। ये दोनों खून जो मेरे जिस्म में आया है, कभी भी हम चमचागिरी नहीं करेंगे। समाज के लिए, कौम के लिए, हर धर्म जाति के लोगों के लिए कहीं पर भी कभी मुसीबत पड़े, एक बार हमको फ़ोन करके देख ले, और देखने वाला हमको इस बात का इम्तहान ले चुका है। हम कभी भी धर्म जाति का बारे में कभी सोचते नहीं। हम कल 2 दिन पहले एक लड़का मेरे पुरानी बातों को याद करके बोला, दोनों में फ़र्क क्या समझते हैं? चमचागिरी में क्या और सियासत में क्या? चमचागिरी तो मेरा ब्लड में है ही नहीं। फ़र्क क्या दोनों में? चमचागिरी करके राजनीति करने वाला लोग सिर्फ इसलिए चमचागिरी करते हैं कि 2 पैसा उनका रोजगार हो, और हम रोजगार करके पार्टी करते हैं। अच्छा, हम रोजगार करने के लिए पार्टी करने के लिए नहीं आए। चमचागिरी वो लोग करेंगे जो किसी का बुराई या किसी का कान भर, हम कान से नहीं देखते हैं। कुछ नेता का कान में कैमरा लगा हुआ, लेकिन भगवान ने कान को सुनने के लिए बनाया गया है, मुंह को बोलने के लिए बनाया, लेकिन कान का कैमरा लगाकर हम राजनीति नहीं करते। हमारे पास भी बहुत से लोग आके मेरे को कान में बोल, भैया हुआ खराब है, भैया हुआ है, भैया वो बीजेपी का आदमी है, भैया वो टीएमसी में रहकर बीजेपी को नुकसान कर रहा है। हमारे देखा हम कान से नहीं सुनने वाले, देखने वाले। हमको मालूम है कि वो बीजेपी का स्लीपर सेल तो हर दौर में हर पार्टी में रहा। अभी बहुत ज़्यादा मेरा, यहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अभी स्लीपर सेल बहुत ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस पर ढुककर फायदा लूट रहा। ये तो हम लोग भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एमपी इलेक्शन में जहाँ पे तृणमूल हारती है, एमएलए मारती है, वार्ड काउंसिलर में वो वहाँ पे तृणमूल जीत जाती है। ये शायद बाकी आपके बारे में कहा जाता है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है।
ये मेरा नेचर है, इसको कोई बदल नहीं सकता। नेचर, कल्चर, सिग्नेचर, इस किस्म का कुछ वर्ड सुनते हैं, ये बदलाव अगर करेंगे, सिग्नेचर अगर बदल देगा तो बैंक पैसा भी नहीं देगी आपका। तो ये बदलाव मेरा जब तक जिंदा है, कोई दुनिया का ताकत, कोई इंजेक्शन भी मेरे को डालेगा तो नहीं बदलेंगे। आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा इसलिए कि हम सामने वाले को देख रहे हैं कि वो आदमी बिल्कुल गलत, अच्छे लिबास पहन कर है लेकिन बिल्कुल गलत राह में चल रहा है, पार्टी को, समाज को बहका रहा है। तो हमको बर्दाश्त नहीं होता कि वो, उस आदमी को हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे जो एक तो रिप्रेजेंटेटिव बनकर आप समाज को धोखा दे रहे हैं। पैसा कमाना हर इंसान का जरूरियात है, लेकिन राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना रहा है आज का नौजवान तबका। सोचा सबसे आसान तरीका है कि राजनीति में आ जाओ और लोगों को धोखा दो, और बस ये कैसा वसूली क्या बोलता है नहीं उसको इतना मालूम। चलिए, अब ये है कि इस बार का इलेक्शन कितना चैलेंजिंग? देखिए, इलेक्शन तो ऑलरेडी बंगाल का जनता जहन में बात बढ़ा चुकी है कि बीजेपी जितना भी खेल खेल ले। बंगाल के लोगों का मिजाज बिल्कुल दीदी की तरफ है। ये बहुत सारा अभी नया किस्म का हुरबा आएगा, नया मामलात आएगा। अभी देख ले बिहार में पिछले कुछ दिनों से जो वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, शहर का लेके, तो वहाँ कम से कम 60-65 लाख वोटर को काटा गया है। तो आखिर इसका वजह, रीज़न क्या है वोटर काटने का? यही वोटर से तो हमने बिहार के इलेक्शन में जीता था, वो बीजेपी और जो नीतीश कुमार की जो सरकार जो जीती थी। फिर डर किस बात का हो गया? तो वो हुरबा बंगाल में भी चलाने का साजिश स्टार्ट हो चुका है। उससे इलेक्शन कमीशन तो क्या लग रहा है, क्या बोलेंगे? इलेक्शन कमीशन आप बोल के खत्म हो गया। कोई भी कमीशन जब से बीजेपी की सरकार आई है, कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ एक ही कमीशन है, वो है मोदी कमीशन। ठीक, जो मोदी बोलेगा वही हो रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग जो अभी तक मोदी को क्या पता नहीं, देखते हैं टीवी में कुछ औरतें बोलती है मोदी है, मेरा ये है, मेरा वो है। ये तो लगता है कुछ पैसा देके मोदी को अपना, जो मोदी अपना बीवी को सिंदूर नहीं लगा सका, वो बोलता सिंदूर लेके घरे घर सिंदूर जाओ। क्या ड्रामाबाजी है। मैंने इलेक्शन कमीशन बीजेपी वो काम कर रही है, पूरा जुडिशियल को पूरे तरीके से कैप्चरिंग करके बीजेपी अपने हाथ में कर लिया। बीजेपी नहीं बल्कि ओनली वन आर्मी वहाँ है, वो है मोदी है पूरा। आप तो बोल रहे कि यहाँ से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीतेगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में बहुत सारा ग्रुपिज्म है। एक नेता दूसरे नेता को पसंद नहीं कर रहा, इससे कैसे? कुछ नेता का पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है, इस वजह से हो सकता है कि वो पार्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन नहीं कर पाएगा। हम करीबी बन के रहने में मज़ा है, क्योंकि नेता आज है कल दूसरा पार्टी में चला जाएगा, तो उसको नुकसान नफ़ा से कोई लेना देना नहीं। जो दीदी को प्यार करता है, जो बंगाल से प्यार करता है, जो आम जनता से मोहब्बत करता है, जो दंगा फसाद से बंगाल को बचाना चाहता है, वो दीदी के साथ है। जितना भी बीजेपी कुछ कर ले, हाँ नुकसान हम लोग पार्टी के कुछ लोग ना स्लीपर सेल ढुक गए, उसको पहचानना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसके पहचानने मेरे नेता का जिम्मेदारी है। क्या हम छोटा मोटा? आपको ऐसा नहीं लगता कि तृणमूल कांग्रेस की जो कोर वोटर है वो मुस्लिम है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम को जो तवज्जो देना चाहिए तृणमूल कांग्रेस नहीं दे रही? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ तब से मुस्लिम को कोई भी आज तक तवज्जो नहीं दिया, चाहे वो सरकार सेंटर में हो या स्टेट में हो। तो इस पर होना रोककर हम अपने आप को मायूस नहीं होना चाहिए। बस हम एक अच्छा और सच्चा सेकुलर है हमारी कौम, और हर धर्म में जाति में अच्छे लोग हैं। हम मुस्लिम से सिर्फ इतना कहते हैं, एज ए मुस्लिम मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों को दबाया गया, हर बार जितना भी दबाया गया दब नहीं पाया। कुछ कमज़ोर तबके के लोग मुसलमानों में भी हैं, जिनको खासकर उनकी बुराइयों को आम उजागर करके मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है, मुसलमान पैदाइशी बहुत मजबूत है, क्योंकि उसकी जब पैदा होता है तो कान में अजान देता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। और मौत जब होती है तो उसका जनाजा की नमाज होती है, और उस दौरान इमाम साहब से पहले उसकी हमारे धर्मों में सब मरने के बाद इमाम साहब से पहले उस जनाजे को रखा जाता है, जिस खड्डिया में उसके बाद नमाज होती है। मैंने कितना इज्जत और सम्मान दिया। पश्चिम बर्दवान से आप लोग 9 सीट जीत जाइएगा पश्चिम बर्दवान में। देखिए, हमारा कॉन्फिडेंस और मेरी पार्टी का कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है। ये 500 रुपया 1000 रुपया देकर वोट खरीदने वाला, ये वही बिकता है जो डेली दारू पीता है या डेली। 9 सीट आप लोग जीत जाइएगा इस बार तो हमको उम्मीद है कि 9 सीट पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के एक सीट में कहीं ना कहीं कुछ सवाल निशान है आज तक में। एक दो जो है, जो सच बात है, जो हम जानते हैं, हम तो कोई बहुत बड़ा कोई दानिश्वर नहीं है, लेकिन ग्राउंड लेवल में हम अल्लाह करम है। और दीदी का आइडियल थे हम 1998 में जो पहला तृणमूल कांग्रेस का, आज बता देना चाहता हूँ। आप लोग 9 में कितना सीट जीत रहे हैं? 2-3 सीट में टफ है, लेकिन हम लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग 9 जीतेंगे। और एक बात और बता देना चाहता आपके मीडिया के माध्यम से, मैं तृणमूल कांग्रेस का पहला जीएस जनरल सेक्रेटरी था तृणमूल कांग्रेस का पश्चिम बर्दवान इंडस्ट्रियल इलेक्टेड। मुझे वोटिंग देकर बनाया गया था। उस वक्त सुशांत घोष बर्दवान से आए थे और आकर वोटिंग कराए थे। तो ईस्टर्न रोड में जो उस वक्त ऑफिस था जिसमें 10 भाई बैठते थे, वहां पर इलेक्शन हुए थे। मेरे लिए इलेक्शन हुआ था, बाकी सब इलेक्टेड हुए थे, जिसमें मुलाय घटक का पीसीसी हुए थे। 4 जो इलेक्टेड हुए थे, सिलेक्टेड हुए थे, 5वां सिर्फ मेरे लिए वोटिंग हुआ था और मैं जीता था।
मेरे खिलाफ 4 कैंडिडेट को खड़ा किया था। मैं पार्टी में पहला, तृणमूल कांग्रेस का पहला इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी था पश्चिम बर्धमान इंडस्ट्रियल। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वो कहानी बाद में बताऊंगा, लेकिन आपके माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि मैं तृणमूल कांग्रेस इसलिए कहता था कि ममता बनर्जी को हम बहुत अपने आइडियल मानते हैं। ये सर आखिरी सवाल के हम लोगों ने कल ही 2 दिन पहले आपको नई जिम्मेदारी दी गई है, आपको आरक्षण मोर्चा का प्रेसिडेंट बना दिया गया। आपने मोर्चा क्यों ज्वाइन किया और उसका पीछे मकसद क्या है? देखो, कुछ काम में हम पार्टी का गाइडलाइन से हटकर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पार्टी के नेताओं से पूछना पड़ता और पूछना भी जरूरी है। संविधान है पार्टी का, तो मान के पड़ा। तो हमको ऐसा लगा कि हमको ये काम करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि पार्टी का कुछ गाइडलाइन है, क्योंकि वही करेगा, तुम नहीं कर सकते। तो हम बड़ा ये तुम और हम के चक्करबाजी में हम बड़ा हम और हम मतलब दीदी, और दीदी मतलब बंगाल मतलब हमारी सोच, आपकी सोच दीदी। इसलिए दीदी को मजबूत करने के लिए हमने कहा एक प्लेटफॉर्म को खड़ा करके इस प्लेटफॉर्म से दीदी के लिए मेहनत करें, उस जगह पर जहाँ मेरा वोट माइनस है उसको प्लस करेंगे। यही मेरा प्रयास है। और देखिएगा पूरे पश्चिम बर्धमान के अंदर में ये जो विंग बना है, 18 ब्लॉक में महिला हो या मदर हो, पूरा कॉमेडी है, पूरा कॉमेडी रन करेंगे तृणमूल कांग्रेस के वोट के सिलसिले में। अगर ये विंग तृणमूल के खिलाफ काम करेगी तो हम रिजाइन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस को खिलाफ के लिए हम इसमें जोड़ नहीं हुआ, मान के हमने प्लस करने के लिए मेहनत करने जोड़ के। और वो एक्टिव लोग जो अब तक पार्टी करने का बड़ा उनका जज्बा है दीदी के लेके, उन लोगों को जोड़ा नहीं गया, हमने जोड़ा। चलिए, आप देख रहे थे न्यूज़ 924। आज शाहिद प्रवीण ने 2 अहम बातें की। एक बात की कि इन्होंने मोर्चा इसलिए ज्वाइन किया कि तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करेंगे, और जो लोग तृणमूल कांग्रेस से उठे हुए हैं उनको पार्टी में दोबारा लेकर आएंगे। सर, आप बिजी थे, उसके बाद भी चैनल से बात किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।